तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसकी हमने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हमको हो गई थी कि इक्विलिब्रियम कैसे वर्क करता है। क्या बताया गया था आपको कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो उन फोर्सेस की वजह से अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट नेट फोर्स की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है, या फिर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में कोई चेंज नहीं करता, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहे, या फिर अगर वो मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहे, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन हो या फिर आपका रोटेशनल मोशन हो। ठीक है, तो अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से हमारा अगला टॉपिक आता है इसी से निकलकर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है वो इक्विलिब्रियम को ही एक तरीके से सॉलिडिफाई कर रहा है, उस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कैसे होता है। क्या है स्टेटमेंट इसका? इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन अ रिजिड बॉडी एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम then the total clockwise moment is equal to the total anti-clockwise moment on it। अगर किसी बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं तो फोर्स वर्क कर रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब उसके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दो तरीके से हमारे मोमेंट लग रहे हों, यानी कि एक क्लॉकवाइज मोमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो उसके अराउंड एक बॉडी के ऊपर ये जो दोनों टाइप के मोमेंट लग रहे हैं, इनकी वैल्यू अगर रिजल्टेंट वैल्यू जीरो हो जाती है तो ही ऑब्जेक्ट जो है हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, जो कि हमने पिछले जब हम इसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में आता है, तो आपको दो कंडीशंस मैंने बताई थी कि या तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहां पर अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दोनों की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इस वजह से ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो ये हो गई पहली स्टेटमेंट। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, इफ अ रिजिड बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है तो उसके ऊपर जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी जब उसके ऊपर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो है। तो अगर जीरो है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। या फिर एक और इसका स्टेटमेंट हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कोई अगर रिजिड बॉडी है तो उसके ऊपर जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स वर्क कर रहे हैं सबकी वैल्यू अगर हम ऐड कर दें विथ डायरेक्शन तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो हो जाती है। ठीक है, या तो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, कोई मोमेंट ऑफ फोर्स ना हो, तो ये क्या होगा? अपनी स्टेट में बना रहेगा। या फिर जितने भी फोर्स लग रहे हो उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो वही लास्ट स्टेटमेंट ये भी कह रही है कि वी कैन ऑल्सो से दैट द सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू जीरो व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। जो होगा उसके ऊपर नेट मोमेंट की वैल्यू अगर क्या हो? जीरो हो जाए। मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड को इस पॉइंट ए पर हमने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए एक फोर्स जो है ऐसे इसके ऊपर कुछ वेट हम यहां पर ऐसे लटका देते हैं, मान लेते हैं हमने पी वेट इसके ऊपर लटका दिया है। दूसरी तरफ इधर जो है हमने एक वेट क्यू लटका दिया और इधर डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर दो वेट्स वर्क कर रहे हैं और यहां पर एक। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये जो रॉड है वो रोटेट नहीं कर रहा है, तो जब रोटेट नहीं कर रहा है तो आप यहां पर देखेंगे इस फोर्स की वजह से वेट जो होता है वो क्या होता है? फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर ये क्या करेगा? इस रॉड को ऐसे घुमाना चाहेगा, तो यहां पर कुछ इस तरीके का मोमेंट यहां पर क्रिएट होगा, रोटेशनल मोशन क्रिएट होगा। और ये किस तरीके का रोटेशनल मोशन है? जैसे हमारी क्लॉक चलती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज मोमेंट। और यहां पर देखिए ये दोनों वेट्स जो हैं वो रॉड को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं,
तो इन दोनों को हम क्या कह देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, अगर इसका रिजल्टेंट हमारा 0 के इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे कि हमारी ये जो रॉड है वो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। तो अगर मान लीजिए यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाए, मान लेते हैं कि x है, यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि y है और इसकी डिस्टेंस जो है z है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहे हैं उन सब की वैल्यू को हम अगर उसके मोमेंट के साथ यहाँ पर ऐड करें तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू 0 होती है तभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज जो नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इंटू वाई। W क्या है, W हमने मान लिया कि ये वेट है और Y जो है मोमेंट की आर्म है, प्लस Q इंटू एक्स, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो नेट क्लॉकवाइज मोमेंट हम निकाल लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट किसके इक्वल होगा, तो ये आपका वेट P है, P, और ये इसकी आर्म की लेंथ कितनी है, Z है, तो P इंटू Z। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहां पर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, WY प्लस QX इज इक्वल टू PZ। और यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को एक साइड लेके आ जाए, WY प्लस QZ प्लस माइनस PZ इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है ये इस चीज को वेरीफाई कर रही है। क्या कह रही है कि यहां पर जो नेट सम ऑफ ऑल मोमेंट्स है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पर बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपको समझ में आ गया होगा।